हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्कनवा ईएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम डेली क्विज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उनका यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है कि कोई टॉपिक से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बतानी हो वो सब यहाँ पे ऐड किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डेली क्विज की तो डेली क्विज के इन क्वेश्चंस के अंदर में आपको स्टैटिक पार्ट भी मिलेगा, आपको आपका जो करंट अफेयर का जो पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस डिस्कशन के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। आपने जो भी नोटबुक बना रखी है वहाँ पे नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आप देखिए स्टूडेंट्स कि आज 11 अक्टूबर का जो दिन है वो हो चुका है। तो आप देखिए कि इस तरीके से जो समय है वो निकल रहा है और एग्ज़ाम आपका डे बाय डे अप्रोच कर रहा है। तो इसके लिए कंटिन्यूटी बनाए रखिए, रिवीजन कीजिए। जो भी आप बुक आप मेंटेन कर रहे हो या नोटबुक आप बना रहे हो वहाँ पे इनका रिवीजन प्रॉपर वे में कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की तो स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से रिलेटेड है। इसके अंदर पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है, कौन उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो जितने भी जज होते हैं, ऑल जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव टू सिट इन दिस बेंच। तो स्टूडेंट्स, ये बात कोई सच नहीं है, सही नहीं है ये स्टेटमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए मिनिमम जो बेसिकली 5 जजेज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी जज को वहाँ बैठना पड़े, मिनिमम 5 जज वहाँ बेंच के लिए बैठ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है अगर हम इसकी बात करें तो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बेसिकली ऐसी को बेंच बनाई जाती है ऐसे केसेस से रिलेटेड जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई बात हो या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई इम्पोर्टेंट वहाँ पे आउटकम आ सकता हो या उससे रिलेटेड हो। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसको वहाँ पे क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की तो यहाँ बोला गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यहाँ पे हमारे जो सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ थी कि जो हमारे सीजीआई हैं उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उनको कॉन्स्टिट्यूट किया है। इस वजह से यहाँ पे आप देखिए कि दोनों हमारे स्टेटमेंट हैं वो इनकरेक्ट है, इस वजह से डी आंसर होगा। स्टूडेंट, सीजीआई पिछले कुछ सालों से काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर में था। अब देखिए सीजीआई की जो पोस्ट है उसके लिए बेसिकली न्यूज़ के अंदर था कि आरटीआई के अंडर में आना चाहिए सीजीआई का जो ऑफिस है उसको। सेकंड, अगर हम बात करें जो मास्टर ऑफ द रोस्टर, यहाँ पे जो हमारे जो सीजीआई होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा यहाँ पे केसेस डिसाइड किए जाते हैं कि कौन से जज को कौन सा केस अलॉट करना है, क्योंकि वो मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं इस वजह से। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कुछ बातें थी जो सीजीआई और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, तो डी आंसर होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, उसके अंदर में हमारे फंडामेंटल राइट की कोई जो थीम है उनको वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की और कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं, ऐसे हिस्से हैं जिनकी जो मेन थीम है उसको वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए हमारे प्रियम्बल के अंदर इक्वलिटी की बात की गई है, हमारे प्रियम्बल के अंदर में इक्वलिटी की बात की गई है। तो इक्वलिटी की जो बात की, बेसिकली हमको आपको प्रियम्बल के बारे में वो चारों बातें पता होनी चाहिए कि सोर्स ऑफ पावर कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे इंडियन स्टेट किस तरीके का बनेगा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे जस्टिस है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फर्टिनिटी है। और यहाँ पे जो डेट है उसका पता लगता है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब फ्रेम हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम हुआ 26 नवंबर 1949 को
हाँ, वो कमेंसमेंट में बाद में आता है, उसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि कमेंसमेंट में 2 महीने के बाद में आता है, 26 जनवरी 1950 को आता है। उसके बिहाइंड में जो पूर्ण स्वराज डे था हमारा, वो 1930 में 1929 के कांग्रेस सेशन में जो स्टार्ट किया गया था, तो उसके बारे में वहाँ पे उसकी वजह से 2 महीने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बाद में यहाँ पे कमेंसमेंट में आता है। तो प्रियम्बल, बेसिकली प्रियम्बल के अंदर जो इक्वलिटी की बात की गई है, प्रियम्बल के अंदर जो इक्वलिटी की बात की गई है, तो इक्वलिटी यहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अंदर में मेंशन है। डीपीएसपी बेसिकली हमारे कल्चरल, जो यहाँ पे कल्चरल जो हमारा कल्चर है, जो हमारा सोसाइटल जो यहाँ पे फ्रेमवर्क है, उसको यहाँ पे मेंटेन करने से रिलेटेड है। तो उन सब चीज़ों को भी यहाँ पे जो यूडीएचआर है उसके अंदर में ऐड किया गया है। यूडीएचआर का आर्टिकल है, ये यूडीएचआर का आर्टिकल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। यूडीएचआर के आर्टिकल 22 में वहाँ पे जो कल्चर है उसको बेसिकली प्रिजर्व करने से रिलेटेड है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी बात की गई हैं। इंडिया में आपको पता होगा फंडामेंटल ड्यूटी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड की गई स्टूडेंट्स। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1976 में, उसके थ्रू यहाँ पे जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनती है, स्वर्ण सिंह जी के द्वारा यहाँ पे कुछ ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि आप इस कंट्री के पार्ट हो, इस कंट्री के हिस्सा हो, तो आपकी कुछ कोई ना कोई ड्यूटी तो ज़रूर है कि यहाँ का नेशनल एंथम को, नेशनल फ्लैग को आप यहाँ पे रेस्पेक्ट करोगे, हमारे फ्रीडम के अंदर में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी रेस्पेक्ट करोगे। तो उन सब ऐसी कुछ ड्यूटीज़ हैं। एक ड्यूटी जो एजुकेशन से रिलेटेड है उसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। तो ये जो तीनों बातें हैं इनको यूडीएचआर के अंदर भी हैं ये सभी बातें, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो यहाँ पे होगा डी आंसर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन गेमिंग, अभी ऑनलाइन जो गेम खेलते हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो फ्रॉड है वो भी काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रहा है कि काफ़ी बार जो मनी से रिलेटेड यहाँ पे फ्रॉडिंग होती है। ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड यहाँ पूछा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग का जो बेसिकली जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे क्या स्टेट लिस्ट के अंदर में मेंशन किया गया है क्या इसको? तो स्टूडेंट्स ये करेक्ट है। ऑनलाइन गेमिंग जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे स्टेट लिस्ट के अंदर में है। सेकंड बात, अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर में यूनिफॉर्म लॉ तो कोई भी नहीं है अभी ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड। ऑनलाइन गेमिंग बेसिकली स्टेट के अंदर में है, पर स्टेट के पास में इतनी मैन पावर भी नहीं है। आप देखिए कि अगर कोई कंटेंट है वो डाल दिया जाता है, कोई भी यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोई कंटेंट को ब्लॉक करवाना है, उससे रिलेटेड यहाँ पे स्टेट के पास में पावर नहीं है। काफ़ी जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं उनके पास में यहाँ पे पावर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड इंडिया में कोई भी लॉ नहीं है प्रेजेंटली। काफ़ी बार जो मानसून सेशन हुआ था पार्लियामेंट का, उसके अंदर भी ये बात की गई थी कि ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड इंडिया में कोई प्रोविज़न लाना चाहिए, कोई लॉ होना चाहिए जिससे ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट किया जा सके। तो स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सी आंसर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ब्लू हेलमेट से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट से या इस टॉपिक से हमने क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया है। ये बेसिकली जो ब्लू हेलमेट वर्ड है ये यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, जो यूएन की, यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है उनके लिए? बेसिकली यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं ना स्टूडेंट्स, उनका जो हेलमेट होता है, उनके द्वारा जो कैप यहाँ पे यूज की जाती है वो ब्लू कलर की होती है। इसकी वजह से यहाँ पे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज के लिए ये यूज किया जाता है। ये वर्ड ब्लू हेलमेट उनसे रिलेटेड है। और यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज के बारे में आपको पता होगा, इंडिया अपने काफ़ी जो सोल्जर्स हैं उनको यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज के थ्रू सेंड भी करता है। इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज ने काफ़ी जगह, काफ़ी ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे ऑपरेशन खुड़की, अगर आपने सुना हो 2001 या 2 के समय हुआ था अफ्रीका के, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में। तो ऑपरेशन, इस तरीके के काफ़ी ऑपरेशंस हैं इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज के द्वारा, जो फॉरेन कंट्री की फॉरेन लैंड है वहाँ पे कंडक्ट किए गए हैं।
वहाँ की लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी ये काफ़ी न्यूज़ के अंदर में था कि काफ़ी ज़्यादा जो डेथ हैं, जो केसेज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि आपस में जो कंट्रीज़ हैं उनका कोऑपरेशन नहीं है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज में। स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के द्वारा भी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा फोर्स है उनको सेंड किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर है, ब्लू हेलमेट बेसिकली यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज के लिए यूज किया जाता है, और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज यहाँ पे जो यूएनएससी हैं उसके पार्ट हैं, उसके मेंबर हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम रूप से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आईडीए बेसिकली अगर हम बात करें, जो आईडीए है एंड द जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, इन दोनों के द्वारा मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ जिसको आज हम प्रेजेंट समय में वर्ल्ड बैंक के रूप से जानते हैं। तो उसको वर्ल्ड बैंक को बेसिकली इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के रूप से भी जाना जाता है। और ये देखिए नेम से शो हो रहा है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर कोई ऐसा, अगर हम बात करें कि जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करना किसी भी कंट्री को, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी रिसेंटली एक्सट्रीम पॉवर्टी से रिलेटेड भी कुछ बातें बताई गई हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी की डेफिनेशन यहाँ पे चेंज हुई है कि वर्ल्ड बैंक ने माना है कि 2.15 अगर डॉलर से कोई पर्सन है वो कम अपना लाइफ के अंदर में पर डे स्पेंड कर रहा है या उतना कमा नहीं रहा है, तो वो एक्सट्रीम पुअर है, वो एक्सट्रीमली पुअर्टी है उसके पास में। पहले ये 1.90 था, अभी इसको चेंज हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स वर्ल्ड बैंक के बारे में है, और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1945 के समय में जब यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होती है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के ये ट्विन्स हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। वहाँ से उस कॉन्फ्रेंस से इन दो ऑर्गेनाइजेशंस का स्टार्ट होता है, और इनका जो इम्पोर्टेंट रोल है, आप देखिए कि प्रेजेंट समय में यहाँ पे हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उनमें हमको देखने को मिलता है। आईएमएफ के द्वारा प्रेडिक्ट किया जाता है कि किस समय स्लो हो सकती है इकोनॉमी। ये कुछ बातें हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके कमेंट सेक्शन के अंदर एक बात बताना कि अभी रिसेंटली 2022 के अंदर जो नोबल इकोनॉमी से रिलेटेड जो नोबल प्राइज़ है वो किनको दिया गया है और किस कॉन्सेप्ट के ऊपर दिया गया है। हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर में दिया गया है। अभी रिसेंटली हमारे इंडियन भी हैं जिनको दिया गया था, तो उनका नाम क्या था, तो ये सब आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो स्टूडेंट्स, आज के डिस्कशन में इतना ही रखते हैं। आज हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में देखा, ब्लू हेलमेट जो पीस कीपिंग फोर्सेज है उनके बारे में देखा, ऑनलाइन गेमिंग के बारे में देखा जो स्टेट लिस्ट में आता है, इंडिया में कोई कानून नहीं है। यहाँ पे हमने यूडीएचआर के अंदर में जो प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट भी हैं, ड्यूटी भी हैं, डीपीएसपी भी हैं, इन सभी के अंदर जो यूडीएचआर के अंदर जो एम है जो बताए गए हैं उन सबको मेंशन किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में देखा कि मिनिमम 5 जज होने चाहिए, ऐसी बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड वर्क करती है, उसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोला गया है। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस कीजिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हमें जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना है। 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेडिकेटेड वे में मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।